You can see the DPP, है ना, on the screen. So we will discuss first of all DPP. तो मैं कॉल करूंगा एज यूजुअल. तो फर्स्ट से लेकर के आपका 3 तक किसी का प्रॉब्लम, फर्स्ट टू 3 नहीं है बेटा? फर्स्ट टू 3 नहीं है तो 4 से 6 तक बेटा किसी का? 4 to 6? नो? रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई करते जाओ साथ में. आवाज आ रही है बेटा मेरी? आवाज आ रहा है ना बेटा? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज. हाँ, बच्चे नहीं जवाब दे रहे ना. 4 to 6 तक किसी का प्रॉब्लम? फोर टू सिक्स के बाद ये आ जाओ बेटा, आगे नेक्स्ट आ जाओ. अगर 7 से लेके 9 तक, 7 to 9. डू यू हियर मी स्टूडेंट? सुन रहे हो मुझे बेटा आप? गिव योर यस सर। रिप्लाई. हाँ, इसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम? 9 तक नहीं है आपका? नो सर, हमें तो नहीं। नेक्स्ट चलो बेटा फिर 11 12 तक, 13 तक. नो? 13 तक नहीं है तो फिर लास्ट तक मेरे ख्याल से 15 दिए होंगे मैंने प्रॉब्लम आपको. बेटा प्रॉब्लम नहीं करते हो तो प्रॉब्लम जरूर किया करो, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर जो बेटा होगा वो आपका प्रॉब्लम से ही होगा. सर आज हमारे पास जूलॉजी क्लास का लिंक आया था, इसलिए हमने सॉल्व नहीं की थी। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैं चलो दोबारा डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट टाइम में. भी मैं टॉपिक स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इज इट यस क्लियर? सर। ओके बेटा. ओके सर. ओके. नाउ लेट वी गोविंद, थोड़ा एक्चुअली टाइपिंग एरर थी. आज केमिस्ट्री की क्लास है. ओके सर। हाँ बेटा, तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर चुके थे लास्ट क्लास में, वी डिस्कस्ड अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन द freezing point. Today we will discuss about the last colligative property, and that one is the osmotic pressure. Osmotic pressure. Osmotic pressure. Before osmotic pressure, we will discuss about the osmosis. What is the osmosis? Osmosis. एक्चुअली आप बायो में भी पढ़ते होंगे ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ या द फ्लो ऑफ solvent particles from pure solvent or dilute solution. Pure solvent or dilute solution to concentrated solution through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane is known as osmosis.
you can focus the movement of particle, the flow of solvent particle, the flow of solvent particle. इस प्रोसेस में बेटा सोल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करते, इस प्रोसेस में जो मूव करते हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। और सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से, जहाँ प्योर सॉल्वेंट होता है। अगर दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है तो जहाँ सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, और थ्रू सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मतलब पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन में, वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को जाने देते हैं। इसका मतलब सॉल्वेंट का पार्टिकल स्मॉल होता है बेटा और सोल्यूट का पार्टिकल बड़ा होता है, तो पोर इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होने देते हैं, सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होने देते। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। सपोज एज एग्जांपल, देखो बेटा, जैसे मान लो हम क्या है, एक सिकंजी बनाते हैं। सिकंजी, सिकंजी सभी जानते हो आप कि सिकंजी हम कैसे बनाते हैं। सपोज सिकंजी लेते हैं और सिकंजी जो होती है वो वाटर का सॉल्यूशन होता है और उसमें शुगर मिला देते हैं, शुगर के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। हेयर वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट और शुगर एक्ट एज सॉल्यूट, और इसको हम कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन ओवरऑल को। और इसमें हम एक सिकंजी लेके एक एपरेटस तैयार करते हैं, उस एपरेटस में हम इसका लेवल नोट कर लेते हैं कि भाई ये सारा सॉल्यूशन कहाँ तक जो है हमारा जा रहा है, जो सिकंजी है उसका लेवल कहाँ तक, इनिशियल लेवल कहाँ तक जा रहा है। क्लियर? नाउ क्या करते हैं हम, इसको जो जिसके अंदर रखते हैं वो ऐसी जगह पे रखते हैं, उसके बीच में, जिसके बीच में रखते हैं वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो आप यूज कर सकते हो वो कॉपर फेरोसाइनाइड की यूज कर सकते हो, Cu+2 Fe CN6 4 नेगेटिव में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैलेंसी इसकी हो जाएगी। तो ये एक जो केमिकल होता है Cu2FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको बोलते हैं कॉपर। एग्जाम में प्रॉब्लम आता है भाई किसका बना सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो कॉपर फेरोसाइनाइड। तो कॉपर फेरोसाइनाइड का वी कैन टेक द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें पोर्स होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं बेटा वो, और वो पोर्स होकर के फिर इस पूरे सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट में रख देते हैं, सपोज प्योर वाटर में रख देते हैं। ये हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट वाला जो होता है, देन ये हमारा प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है। अब क्या होगा, आप देखो प्रोसेस देखो, तो प्योर सॉल्वेंट किसका है, सपोज वाटर का है, एक्वस सॉल्यूशन है, और ऊपर देखो H2O का शुगर के साथ सॉल्यूशन है, तो इस इधर तो प्योर सॉल्वेंट आ गया, इधर वाला सॉल्यूशन इसके कंपैरिजन में कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया बिकॉज उसमें सोल्यूट भी प्रेजेंट है। देन व्हाट विल you observe after some time, you say the level of the initial level will be increase of solution after some time। आप फाइनल लेवल देखोगे तो फाइनल लेवल में सॉल्यूशन यहां तक आ जाएगा बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपके वाटर पार्टिकल जो आपके प्योर सॉल्वेंट से हैं वो वाटर पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट से इधर मूव किए हैं। तो दैट इज द व्हाट इज द प्रोसेस, दिस प्रोसेस, द फ्लो ऑफ solvent particle मतलब water particle from pure solvent or dilute solution to concentrate solution through semi permeable membrane। this process is osmosis। अब क्या करते हैं हम, अब हम देखते हैं कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि अगर आपको जितना लेवल इंक्रीज हुआ है, सपोज ये लेवल इंक्रीज हुआ आपका, इन दोनों के बीच ये लेवल इंक्रीज हुआ, पहला इनिशियल लेवल ये था, फाइनल ये हो गया। अब कोई हम यहां पर इस तरह से कोई प्रेशर लगाते हैं वापस, तो प्रेशर लगाते हैं जो इस लेवल को वापस यहां से यहां तक ले जाए। तो जितना प्रेशर वापस उसी इनिशियल स्टेज पर ले आएगा, इस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना होगा उस प्रेशर को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर विच इज required to prevent the osmosis। जितना आपका ऑस्मोसिस हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, इज नोन एज ऑस्मोटिक pressure। that pressure is known as
ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को देखो, इन द केस ऑफ गैसियस स्टेट प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, बट इन द सॉल्यूशन दिस प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वो पाई से करें। तो देखो, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? actually if you pay the attention, that is the pressure of this liquid according to physics। जो ये लिक्विड आपका हुआ है, इतना लिक्विड कॉलम हुआ, इस लिक्विड कॉलम से जो प्रेशर आया उसी को तो आपने क्या बोला है, उस लिक्विड का को रिमूव करने के लिए जितना आपने प्रेशर लगाया वो आपका जो है प्रेशर, उसको आपने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना, लिक्विड या फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये जो इतना प्रेशर होगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। जो कॉलम बना है हमारा लिक्विड का, लिक्विड कॉलम फॉर्म्ड बाय ऑस्मोसिस। जो लिक्विड ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो लिक्विड कॉमन बना है उसके प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, और यही जो प्रेशर होता है इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नाउ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम कैसे निकालते हैं ये प्रेशर? वहां पी से लिखते थे या पाई से लिख देना। ये हाइट पर डिपेंड करेगा, एच डी जी, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। हेयर व्हाट इज द हाइट इज द हाइट ऑफ कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। जो लिक्विड है आपका उसका जो कॉलम होगा उसकी हाइट कितनी है, और जो सॉल्यूशन लिया है उसका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग, फ्लूइड फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप जो है ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो। इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट किसी को? ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा सॉल्वेंट के पार्टिकल का, H2O के पार्टिकल का सपोज अपने डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे उस प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स या फ्लूइड फिजिक्स, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लिक्विड कॉलम का प्रेशर है जो ऑस्मोसिस से बना है, तो वो हो जाएगा आपका पाई HDG। बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम क्या करेंगे? अब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे? रूल फॉलो करेंगे, वांट ऑफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री यहां हम रूल करेंगे वांट ऑफ, इसको वांट ऑफ रूल भी बोलते हैं। वांट ऑफ रूल स्टेट्स दैट ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन concentration of solution, and temperature। जिस प्रेशर पर आप कर रहे हो, जिस टेम्परेचर पर आप प्रोसेस कर रहे हो उस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन C है, टेम्परेचर C है। जैसे आप गैसियस स्टेट में करते हो, PV इज इक्वल टू nRT होता है बेटा। गैसियस स्टेट में PV इज इक्वल टू nRT होता है, बट हेयर ओनली वन थिंग इज हेयर, P इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। लिक्विड आ जाएगा तो P पाई से होगा, तो क्या इक्वेशन बनेगा हमारा? तो उस इक्वेशन को हम ऐसे कर सकते हैं ना बेटा। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब एक
डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, दूसरा कंसंट्रेट, उन दोनों की कंसंट्रेशन में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा वाटर ज्यादा मूव करेगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेट पार्ट सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा मूव करेगा। और दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा। सेकंड जो डिपेंड कर सकता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। दोनों रूल को मिला देते हैं अपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी। अब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वेट करोगे तो वही जैसे वहां लगाते थे आर, वही लगा दोगे आप, पाई आर सी टी, पाई आर सी टी। और इसको हम थोड़ा सही करके लिखेंगे तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा पाई कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हेयर आर क्या हुआ, जो वहां पढ़ते थे वही है बेटा आर, जो गैसियस स्टेट में पढ़ते थे वही सेम मीनिंग है यहां पर भी। हेयर आर वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो वही इक्वेशन बन जाएगा बेटा, बस वहां गैस थी तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, या पाई वी एनआरटी हो जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या करेंगे, तो आपके लिए फार्मूला जो बनेगा जब भी आपको ऑस्मोटिक करना है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी प्रैक्टिकल करोगे आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर करोगे तो टी कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो पाई सी पे डिपेंड करेगा। सी का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट या मोल ऑफ सोल्यूट बोल सकते हो, नंबर ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट। इट मीन ये भी सी जो है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन अपॉन वी, तो पाई एन पे डिपेंड कर रहा है। इट्स मीन इट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई वी से ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो किसी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सिमिलर एक्शन है, सिमिलर एक्शन है जैसा आप गैसीय स्टेट में करते हैं, पाई इज इक्वल टू देखो सी आर टी और सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, आर टी पाई वी इधर चला जाएगा तो पी पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, जैसा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए होता है सेम वही रिलेशन आ गया। जस्ट पे द अटेंशन, in the cases of ideal gases PV is equal to nRT, but in the solution pi V is equal to nRT। बस प्रेशर को वहां P से लिखते हैं गैसियस स्टेट में, but in the case of solution it is considered as by the pi, PV is equal to nRT। जब भी आप सोल्व करोगे तो देन इसी टर्म में आपको सोल्व करना है, पाई V is equal to nRT, और पाई कैलकुलेट कर सकते हो nRT अपॉन V या पाई is equal to CRT से। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट कि जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो जैसे गैसियस स्टेट में आप पीवी एनआरटी कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करोगे, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? नो सर। चलें आगे। देन देखो ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका काम भी हम कैसे करेंगे। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट, हिंट, जब भी आप नोमेरिकल करोगे, फॉर नोमेरिकल पाई जब भी निकालोगे तो एक्चुअल निकालोगे, एक्चुअल मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल जब भी निकालोगे तो आप थ्योरेटिकल को आयोटा से मल्टीप्लाई करके निकालोगे, जो भी आयोटा हो थ्योरेटिकल से मल्टीप्लाई करके निकालना। तो पाई जब भी निकालो आप नोमेरिकल में तो आयोटा एन सी आर टी कैलकुलेट करोगे, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी।
कॉन्सेंट्रेशन भी लोगे, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होना चाहिए, ये सारे यूनिट रख देता हूं मैं। जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो कंसंट्रेशन मोल इन लीटर मतलब मोलरिटी में, आर का टेम्परेचर केल्विन में, पाई सपोज आपको एटीएम में चाहिए तो आप आर जो रखोगे वो 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल यूज करोगे आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो। एटीएम में करके फिर पास्कल में कन्वर्ट कर लेना अगर एसआई यूनिट में आपको चाहिए तो। पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आ सकता है बेटा, पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी आ गया तो प्रॉब्लम देखो अब। लेट मी शेयर वन प्रॉब्लम। अरेंज द following solution in increasing order of osmotic pressure at 27 degree Celsius temperature. Suppose first problem, 1 molar NaCl and second 1 molar Na2SO4। सपोज हमारे पास 1 मोलर NaCl है, 1 मोलर Na2SO4 है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है बेटा अपने को। तो आपने मैंने क्या बताया, फॉर न्यूमेरिकल ऑलवेज कैन यूज, और 1 मोलर एक और रख देते हैं यूरिया, 1 मोलर यूरिया। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज पाई 1 है बेटा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 3 है। अब सपोज कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट, विद द हेल्प ऑफ आयोटा। आयोटा जरूर यूज करेंगे। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जनरल फार्मूला हो जाएगा पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और एम भी देखो सबका कांस्टेंट कर दिया 1 मोलर, सी कांस्टेंट। तो जिसका आयोटा ज्यादा होगा उसका पाई भी ज्यादा हो जाएगा। NaCl का देखो आयोटा n के बराबर 2, Na2SO4 में आयोटा 3, और यूरिया ना डिसोसिएट होता ना एसोसिएट, आयोटा 1। तो जिसका आयोटा ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। इट मीन व्हाट विल बी द आंसर, लीस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो आ जाएगा पाई 3, उससे ज्यादा पाई 1 एंड सबसे ज्यादा पाई 2। क्लियर बेटा, इजी से प्रॉब्लम है, अब बहुत सारा काम कर चुके हैं हम इस पर, वैसे ही एंडिंग पर है चैप्टर। तो आयोटा निकाल लोगे, जिसका आयोटा ज्यादा पाई ज्यादा। क्लियर। अब देखो थोड़ा लेवल इंक्रीज कर रहा हूं प्रॉब्लम का मैं। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन in increasing order of osmotic pressure, increasing order of osmotic pressure। सपोज हम ये निकालना चाहते हैं, इसमें है क्या हमारे पास, 1 है 1 मोलर K4 FeCN6 aqueous solution, and second है 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन aqueous solution, और इसका दिया हुआ है डिसोसिएशन 30%, और ये भी आपका दिया रखा है 30% डिसोसिएशन। वाटर के अंदर डिसोसिएशन, इसका भी 30%, इसका भी 30% डिसोसिएशन दे दिया। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर सेम दे दिया बेटा। अब टेम्परेचर सेम दे दिया तो कैसे करेंगे बेटा, भाई देखो सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे। थोड़ा सा लेवल मैंने फर्स्ट लेवल इंक्रीज किया है। आयोटा इज इक्वल टू CRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, C कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट। देन we need to check the iota,
अब आयोटा, बट बिकॉज दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 30% है, तो आयोटा कैलकुलेट करोगे, जिसका आयोटा इंक्रीज हो जाएगा उसका पाई इंक्रीज हो जाएगा। तो आयोटा कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा, सब पढ़ा रखा है पहले ही आपको। तो आयोटा कैलकुलेट कर लो, आयोटा 1 माइनस एल्फा 0.3% प्लस एन, तो 4 पोटेशियम, एक कॉम्प्लेक्स आयन 5 बताया था मैंने इस केस में आपको, इंटू 0.3। तो इसका आयोटा देखो क्या आ गया। सपोज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 ले लेते हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 1.2, तो आयोटा हो गया 2.2। एंड हेयर 30% एसोसिएशन एसिटिक एसिड है, तो एन की वैल्यू 2 आएगी इसके लिए। देन हम क्या कर सकते हैं? देन वी कैन राइट डाउन अगेन फार्मूला, आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा है 0.3%, एन का वैल्यू कितना होगा? एसिटिक एसिड है तो 2 पार्टिकल ही देगा ना, 2 इंटू 0.3। देन हमारे पास आयोटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.3। तो जिसका आयोटा ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो इट मीन इसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, तो पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2। क्लियर बेटा? कोई डाउट? डाउट हो तो बोलते जाना बच्चे, चलता जाऊं आगे में। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने आपको दिया है ये प्रॉब्लम। Which solution have higher osmotic pressure? Which solution have higher osmotic pressure? Number 1, 0.1 normal, H2SO4, and number 2, 0.1 normal, HCl। बताओ बेटा, अब ये आपको सोल्व करना है, आंसर दो मुझे आप, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा? यस, क्विक, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं दे रखा है तो सेम टेम्परेचर कंसीडर करना है बेटा। H2SO4। H2SO4, why? What is the reason behind this to give this answer? सर इसका आई ज्यादा आई होगा। ज्यादा होगा। I ज्यादा होगा। Okay dear, you know there is something is missing, and सर what is? दोनों का बराबर होगा, दोनों का बराबर होगा, why बेटा? मोलैरिटी भी तो कंपेयर क्योंकि करेंगे सर ना। उसमें मोलैरिटी H2SO4 Yes, that is the point. Very nice, very good. Because normality is given, and in question we cannot use normality. We can use molarity, because our formula is pi is equal to ICRT. And what is the C here? C is the molarity. So first we need to convert the normality into molarity, and we know that normality is equal to molarity into n factor. Then and molarity is equal to, so concentration, molarity or concentration, concentration is considered in this case in molarity. So molarity मतलब C is equal to normality divided by n factor होगा। तो इसका देखो, इसका निकालोगे तो नॉर्मेलिटी 0.1 है, एन फैक्टर 0.2 है, एंड आयोटा कैलकुलेट करोगे तो आयोटा देखो कितना होगा, H2SO4 का 2। तो अब आपके पास फिर पाई निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आयोटा CRT। देन आयोटा 2 concentration 0.1 by 2 RT then in this case now in this case
सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रहा, मैं कभी करता हूँ, मैं अभी शेयर करता हूँ। अब आ रहा है बेटा, दिख रहा है अभी? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा अभी? हाँ यस सर दिख रहा है। ओके ओके। देन देखो हमारे क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है हमें, तो सारा फार्मूला बेस्ड चलना है हम लोगों को। तो अब क्या होगा कि 0.1 नॉर्मल HCl, इधर आपने 0.1 H2SO4 में पाई निकाल लिया, तो ये तो 0.1 RT आ गया। नाउ इन दिस केस 0.1 नॉर्मल HCl, तो पहले कैलकुलेट करो कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर, तो 0.1 अपॉन 1, तो इसका तो इतना ही कंसंट्रेशन रहेगा। आयोटा HCl है तो 1। यस बोलो बेटा। सर H2SO4 में आयोटा 3 होना चाहिए ना। आयोटा 3, हाँ 3 आयोटा जो होगा आपका एन फैक्टर 3 H2SO4 में, बिल्कुल यस यू आर राइट। तो आयोटा 3 होगा। देन ये कितना आ जाएगा 3, तो 3/2 RT आ जाएगा, तो 3/2 RT करना है हमें। 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5, तो 1.5 तो 0.15 RT हो गया। और हेयर कंसंट्रेशन 0.1, आयोटा का वैल्यू यहाँ 2 होगा, HCl में 2 होगा, तो π2 कितना कैलकुलेट करोगे आप, ICRT 2 इंटू 0.1 RT, तो 0.1 RT हो गया। देन इट मीन्स ये आ गया आपके पास 0.20 RT। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा हो गया अब आपका, इवन आयोटा इसका ज्यादा था। तो ये मैंने पहले जो आपको बताया था, ऐसे रटना नहीं है ना कि सिर्फ आयोटा ज्यादा होगा, वो आयोटा तब ज्यादा हो जब कंसंट्रेशन सेम हो। तो इसमें आयोटा इवन इसका ज्यादा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इसका कम हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, आयोटा कम हो गया। तो ओवरऑल कैलकुलेशन जब हमने किया तो ये 0.15 आया, ये 0.2 RT आया। इट मीन्स ऐसे केसेस में π1 इज इक्वल टू π1 लेस देन द π2। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बेटा आपके कॉम्पिटिशन में आएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, और इस टाइप के जो घुमाने वाले क्वेश्चन होंगे ये आपके कंपटीशन में आएंगे। क्लियर? किसी को डाउट कि आपको नॉर्मेलिटी गिवन है, देन किस में कन्वर्ट करना है, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू, यू आर सपोज टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मेलिटी, कन्वर्ट इनटू मोलरिटी। इज इट क्लियर? यस सर। चलें बेटा आगे। मैं आपको सारे बट एंड इफ बताता जा रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ये दिक्कत आ सकती है, तो उनको ऐसे सोल्व करना। देखो एक चीज और, एक प्रॉब्लम इस टाइप से आ सकता है आपका, एक और शेयर कर देता हूं मैं आपसे, फिर सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। सपोज मैं आपको बोल देता हूं कि आपके पास एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर HCl और एट है 300 केल्विन, और एक दे दिया मैंने 0.1 मोलर या 0.05 मोलर H2SO4 है, एक्वा सॉल्यूशन है ये, और ये है एट 600 केल्विन। देन हमारा आयोटा किसका ज्यादा होगा, देन नाउ देखो इसका निकालोगे आयोटा, फॉर नोमेरिकल आयोटा इंक्लूड करके करोगे ICRT। अब C देखो कांस्टेंट है दोनों, वो भी अलग है, ये 0.1 दे दिया 0.0, ओके। तो इसमें π1 निकालो, π1 आयोटा HCl का 2, कॉन्सेंट्रेशन 0.1, R की टर्म में रहने दो 300 केल्विन, देन व्हाट विल बी योर आंसर, एक ये कैंसिल हो गया 60R। इस केस में आ जाओ π2, तो आप कैलकुलेट, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम, डायरेक्ट तुक्के से नहीं चलना आपने। तो यहां पर देखो आयोटा H2SO4 है तो 3, और देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना आपका 0.05, R टेम्परेचर हो गया 600, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 5 3 15 6 90, तो 90R। तो फिर आपका π1 से ग्रेटर देन π2 आ गया। तो यू नीड टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बेटा? कर लोगे ऐसा?
सपोज आपको एक ऐसा दे दिया जाए प्रॉब्लम, एन 100 मिलीलीटर aqueous solution and 100 milliliter aqueous solution contain 5% glucose and 10% urea at 27 degrees Celsius. Calculate the osmotic pressure of solution. Calculate the osmotic pressure of solution. अब देखो बेटा, ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो प्रैक्टिकली कैसे सोचोगे आप? भाई अब की बार आपके पास देखो एक सोल्यूट नहीं रहा, आपके पास 2 सोल्यूट हो गए। एक तो आपके पास ग्लूकोज है एंड नेक्स्ट आपके पास यूरिया है। ग्लूकोज आपका 5% है एंड यूरिया इज 10% एंड टोटल सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर एक्वा सॉल्यूशन। तो 100 मिलीलीटर में 5% ग्लूकोज हो जाएगा, यूरिया 10% हो जाएगा। देन हाउ कैन कैलकुलेट, अमाउंट निकाल लो सबका। तो देखो पाई कैसे निकालोगे, पाई इज इक्वल टू होता है आयोटा सी आर टी, लेकिन अब की बार आयोटा सी आर टी, लेकिन आर टी तो चलो कॉमन है, लेकिन ये तो 2 हैं सोल्यूट, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालूंगा मैं कंसंट्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, पाई 1 C1 प्लस आयोटा 1 C1 आयोटा 2 C2, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करोगे आर टी, ये इक्वेशन बनाओगे अब आप दोनों का आयोटा। अब आयोटा क्लियर है कि भाई ग्लूकोज है तो उसका भी आयोटा 1 है और यूरिया का भी आयोटा 1 है, तो नो डाउट पाई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 RT, C1 C2 RT। देन अब कैलकुलेट कैसे करोगे C1 C2 RT, तो नंबर ऑफ मोल चाहिए दोनों के आपको, तो पाई, तो थोड़ा लंबा होगा ना कैलकुलेशन। देखो तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी तो वैसे वैसे होता जाएगा ये। तो कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल देखो टोटल 100 मिलीलीटर है तो आप डेंसिटी वाटर की 1 ले सकते हो, तो 100 मिलीलीटर को 100 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लिया। सपोज टोटल सॉल्यूशन ही हमने आप 100 मिलीलीटर से 100 ग्राम ले लिया, और यू कैन से दैट स्टार्टिंग में ही 100 ग्राम लेके चल लो, चाहे आप मिलीलीटर ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेंसिटी वाटर का 1 लेके चलना है। तो 100 ग्राम में देखो 5% ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हो जाएगा, मोल हो जाएंगे 5 बाय, ग्लूकोज का होता है 180 इंटू 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम, 100 इंटू। बट आप एक चीज कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर आपको यहां थोड़ा फर्क आ जाएगा बेटा, ये ध्यान देना। अगर उसने मिलीलीटर लिया है तो वाटर का सॉल्यूशन लेना है मिलीलीटर, मिलीलीटर लेके करना है तो मिलीलीटर में 5 लेना है, तो हम ये बोलेंगे 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम, तो यहां लेंगे 5 180 100, और ग्राम होगा तो माइनस करना पड़ेगा, ग्राम होता तो हमें माइनस करना पड़ता क्योंकि 5 ये जाता 10 ये जाता, तो 180 इंटू 100 और 1000 प्लस इधर भी निकाल लो, इधर कितना है आपके पास 10%, 10, लेकिन ये यूरिया है सेकंड, 100 मिलीलीटर ले रहे हैं हम, 1000 आरटी। अब जो कॉमन है वो बाहर कर दो, पाई इज इक्वल टू, बाकी तो कैलकुलेशन है बेटा, 5 180 प्लस 10/60, कॉमन क्या हो गया 100 से ये 10 कॉमन हो गया। आर की वैल्यू जिसमें चाहते हो आप, जैसे मान लो आप एसआई यूनिट में चाहते हो तो एसआई में, और एटमॉस्फेयर में चाहते हो तो 0.8 ले लो। टेम्परेचर गिवन है आपको 300, तो ये आपका कॉमन लेके सोल्व कर लेंगे। कर लोगे बेटा आगे? यस सर। कैलकुलेशन कर लेना, ये आंसर आपका एटीएम में आ जाएगा। अगर वो कहता है एसआई यूनिट में निकालो तो कन्वर्ट कर लेना, वी नोट दैट 1 ATM इज इक्वल टू 1.013, फर्स्ट चैप्टर में 10⁵ पास्कल, इसमें कन्वर्ट कर लेना।
1 पास्कल में ये डिवाइड कर दोगे तो पास्कल में आ जाएगा, पहले कन्वर्ट करके। तो अलग अलग सॉल्यूशन है तो अलग अलग करना है। बट अगर ये 100 ग्राम होता टोटल सॉल्यूशन, 100 ग्राम दिया होता है यहाँ पर तो थोड़ा चेंज हो जाता है। 100 ग्राम होता तो टोटल 100 ग्राम है, इसमें से 5 ग्राम ये, 10 ग्राम ये, 15 करके बाकी 85 ग्राम, यहाँ 85 लगा देते आप। समझ रहे हो बात मेरी भाई? 100 मिलीलीटर है, 100 की बजाय ग्राम होता तो इनका पार्टिसिपेशन काउंट करना पड़ता। कर लोगे बेटा आप इसके प्रॉब्लम? चलूं आगे, आज फिनिश करते हैं इस चैप्टर को, काफी लंबा हो गया है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारे दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बेटा गेम जो है कंपटीशन गेम है वो सारा। सर अगला चैप्टर कौन से पढ़ेंगे? कोई भी पढ़ लेंगे, इतने सारे चैप्टर हैं, जो मन करेगा वो कर लेंगे। तो यहां से अब हमारे पास आएगा, तो यहां से हम ऑस्मोटिक प्रेशर बना लेंगे। तो अब देखो आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजी आती है यहां पर बेटा। पहला तो आता है टर्मिनोलॉजी में कुछ टर्म्स आती हैं नॉलेज क्लाउड की फॉर्म में। क्या टर्म्स आती हैं? जैसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या बोल देते हैं बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या बोल देते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपर, देखो हाइपर का मतलब होता है जैसे दो फ्रेंड लड़ाई करते हैं तो कोई एक ज्यादा तेज हो रहा होता है, उसको कहते हैं ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाई पाई होता है, उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। जिसका कम होता है, लो वाला, उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दो के इक्वल होते हैं, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दोनों के सॉल्यूशन इक्वल होते हैं, तो उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को, तो हाइपरटोनिक का हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है तो कंसंट्रेशन हाई होगा, और हाइपोटोनिक में लो पाई है तो कंसंट्रेशन लो होगा। और हमेशा सोल्यूट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जो पार्टिकल मूव करेंगे, अब इन दोनों सॉल्यूशन को साथ रखेंगे तो इधर से इधर जाएंगे। तो आप ये भी कह सकते हो, क्या बोल सकते हो यहां पर, solvent particles move from hypotonic solution to hypertonic solution। हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमेशा जो होगा सोलवेंट पार्टिकल जो होगा मूव करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कब तक मूव करेगा? जब तक आइसोटोनिक हो जाए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो हम कोई सेल ले लेते हैं, एक सेल ले लिया, ब्लड सेल ले लिया। अगर ब्लड सेल ले लिया और यहां कोई सॉल्यूशन रख दिया हमने, मान लो प्योर वाटर रख दिया, ये मेरा ब्लड सेल, और ब्लड सेल के साथ इधर हमने ले लिया वाटर प्योर, तो क्या प्रोसेस होगा? ब्लड जो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल वर्क करेगी। वाटर जो होता है वो आपके कहां से कहां मूव करेगा? वाटर सोलवेंट पार्टिकल मूव करते हैं तो सोलवेंट पार्टिकल इधर से इधर जाने लगेगा, तो सेल जो आपका सेल है वो बड़ा होने लग जाएगा और बिकम्स जो होगा ब्रस्ट, बिकम ब्रस्ट आफ्टर जो है इसको जो है बिकम ब्रस्ट आफ्टर स्वेलिंग। पहले स्वेलो होगा, फिर जो होगा ये ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर पार्टिकल जो है अंदर आके मूव करने लगेगा। तो इस केस में क्या हुआ? वाटर डाइल्यूट हुआ तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, और ये जो हुआ आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। बट इसकी बजाय आप साल्ट सॉल्यूशन में रख दो ब्लड सेल को, जब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप फिजिक्स उसमें पढ़ते हो ना, बायोलॉजी में प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं इसको, प्लाज्मोलाइसिस। जब सेल ब्रस्ट हो जाती है इस टाइप से तो उसको प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। सिमिलरली आप एक काम और देख सकते हो, यू कैन सी कि अगर आप इसी सॉल्यूशन को आप इसी सेल को रख दो, ब्लड सेल, ब्लड सेल को NaCl के हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, NaCl हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो वाटर यहां से मूव, तो वाटर नहीं करना है, सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं मूव करना है बेटा, कभी भी सोल्यूट नहीं मूव करेगा, वाटर यहां से निकल के यहां आने लगेगा, तो आपकी सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब अपना प्लाज्मा छोड़ने लगेगी, इस श्रिंक होने लग जाएगी, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो बायोलॉजी में भी आप इसका यूज दे सकते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये नहीं, प्लाज्मोलाइसिस नहीं, ये आपका क्या था, ये तो ये हुआ ना प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा बाहर आया, बायोलॉजी में है प्लाज्मोलाइसिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा, तो आपका ये तो स्वेलिंग हो रहा है, तो ये तो ब्रस्टिंग होगा, ये प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा आपका, तो प्लाज्मोलाइसिस। और ये हीमोलाइसिस हो जाएगा, ये तो ब्रस्ट हो जाएगा, तो इसको हीमोलाइसिस बोलोगे। जब सेल ब्रस्ट होता है तो उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं, जब सेल श्रिंक होता है तो उसको प्लाज्मा बाहर निकलता है सेल से तो उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तब कोई मूव नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या हुआ नोट, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जब मूवमेंट जो है सॉल्वेंट पार्टिकल का नहीं हो, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो बेटा मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है तो उनका पाई इक्वल होना चाहिए, सबसे मस्ट तो यही है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी, तो C1 R T1, C2 R T2, देन यू कैन से दैट कि अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो R तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, तो C1 इज इक्वल टू C2 बोल सकते हो। सेम टेम्परेचर पर जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है देन वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं और मूवमेंट कुछ भी नहीं पार्टिकल करेगा। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो ये एग्जांपल है एक आपका, फेरिक क्लोराइड होता है, FeCl, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड है, और एक होता है हमारे पास K4FeCN6। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं बेटा, ये होता है वायलेट कलर का, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक बनता है फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी ये +3 है ना, फेरी फेरो फेरो Fe4 और FeCN6 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। ये एक आपका नॉलेज क्लाउड है। फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद K4FeCN6 फेरोसाइनाइड गिव्स फेरी फेरोसाइनाइड, और फेरी फेरोसाइनाइड का पर्शियन ब्लू कलर होता है। सपोज मैं आपको बोल देता हूं कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एज एग्जांपल हम क्या करते हैं, और इन दोनों सॉल्यूशन को हम, ये एक्वस सॉल्यूशन लिया और ये एक्वस सॉल्यूशन लिया, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो बताओ जो फेरी फेरोसाइनाइड है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रशियन ब्लू कलर कहां अपीयर होगा, चेंबर ए में या चेंबर बी में, वेयर डू अपीयर प्रशियन ब्लू कलर। आपको मैंने पहले नॉलेज बता दिया, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये प्रशियन ब्लू कलर बनेगा। मैंने दोनों सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर दिया। अब बताओ इन दोनों में प्रशियन ब्लू कलर किस साइड बनेगा, ए साइड बनेगा, बी साइड बनेगा, किस साइड बनेगा, बताओ बेटा, आंसर बताओ। तो बी साइड, बी साइड बनेगा। बी साइड क्यों बनेगा बेटा? क्योंकि सर डाइल्यूट से मूवमेंट होगा ना कॉन्सेंट्रेटेड में। किसका मूवमेंट होगा बेटा? सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट कौन? FeCl3। सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर।
वाटर बेटा, वाटर FeC तो सोल्यूट सर तो चेंज ही नहीं होगा, यस यस, चेंज ही नहीं होगा। हाँ यही तो बात है ना बेटा, इसीलिए तो क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे कोई सीधे सीधे थोड़ी ना, ऐसे कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कि भाई FeCl3 तो सोल्यूट है, FeCl3 यहाँ क्या चीज है, यहाँ पर एयर सोल्यूट, और इधर भी K4FeCN6 क्या है मेरे पास, सोल्यूट, और सॉल्वेंट कौन है दोनों साइड, एक्वा सॉल्यूशन, मतलब इधर भी सॉल्वेंट वाटर है और इधर भी सॉल्वेंट वाटर है, तो FeCl3 तो इधर से इधर आएगा ही नहीं ना, ये वाला इधर जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, नो अपीरियंस ऑफ, क्योंकि जब दोनों आपस में आएंगे ही नहीं, क्रॉस करके इधर उधर आएंगे नहीं, तो रिजेक्ट क्यों करेंगे, नो अपीरियंस ऑफ प्रेशियन ब्लू कलर, और आंसर क्या दोगे, रीजन क्या दोगे बेटा, बिकॉज solute particle do not move, solute particle do not move, only solvent particle move, और solvent वाटर के रिएक्शन से तो कुछ बनेगा नहीं, only solvent particles are move। क्लियर बेटा, कि कोई प्रेशन क्लियर कलर ब्लू नहीं बनेगा, वो उलझाएगा बस आपको, ये से रिएक्ट करके ये बनाता है। आपको अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में, ऑस्मोसिस प्रोसेस ओनली इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट जाएंगे तो सही जाएंगे बेटा, लेकिन जाएगा कौन, वाटर पार्टिकल, वाटर पार्टिकल जाएगा आपका, सॉल्यूट नहीं जाएगा। क्लियर बेटा, चले आगे। और यही आपके एग्जाम के प्रॉब्लम है बेटा, जो मैं दे रहा हूं आपको, जो बोलता जा रहा हूं ना, यही प्रॉब्लम है, ऐसे एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा आपका। अब देखो, ये जो आप ऑस्मोसिस का रिवर्स करते हो, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, तो इसी से जो सी वाटर होता है उसको ड्रिंकेबल वाटर बनाया जाता है। तो इंफॉर्मेशन एक, सी वाटर is made drinkable by reverse osmosis process, reverse osmosis, जिसको आप घरों में आरओ बोलते हो बेटा, कहते हो ना आरओ लगवाया है, आरओ का मतलब आपको प्योर वाटर मिलता है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस। सी वाटर इज मेड ड्रिंकेबल बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें होगा क्या, एक तरफ डर्टी वाटर होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगे होंगे, और एक तरफ हमारा प्योर वाटर होगा। तो मशीन क्या करती है, ऑस्मोसिस होगा तो ऑस्मोसिस में प्योर वाटर इधर से इधर जाएगा, लेकिन यह मशीन जो लगी है वो वर्क करेगी, वो वापस क्या करेगी, ऑस्मोसिस को रिवर्स कर देगी, वाटर मॉलिक्यूल को वापस इधर करती जाएगी। तो डर्टी वाटर से वाटर के पार्टिकल रिवर्स ऑस्मोसिस से, आरओ से आपको प्योर की तरफ जाते हुए मिल जाएंगे आपको। तो ये आपका रिवर्स, ये ऑस्मोसिस है, मतलब ऑस्मोसिस में तो प्योर वाटर पार्टिकल डाइल्यूट से डर्टी की तरफ जाएंगे, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा हो जाएगा, डर्टी वाटर से सोलवेंट पार्टिकल प्योर वाटर की तरफ मूव करेंगे। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। सर ये लेकिन होगा कैसे? ये मशीन लगाएंगे, मशीन करेगी ये, मतलब आप ऑस्मोसिस का रिवर्स करोगे, ऑस्मोसिस का रिवर्स करने के लिए मशीन जो होगी उसको अपने आप जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस होता है, अपने आप जो होता है। और अब हम क्या करेंगे, इधर प्रेशर लगाएंगे, इधर कोई मशीन लगाएंगे, तो प्रेशर क्या करेगी, ऑस्मोसिस को खत्म करेगी, प्रिवेंट करेगी, तो वापस इधर वाले इधर पार्टिकल को वापस भेज देगी। और मेम्ब्रेन सिर्फ कौन से पार्टिकल को मूव करवाने देती है, वो तो सोल्यूट को तो करने नहीं देगी, वो तो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने देगी, तो वाटर को वापस भेज देगी, तो इधर हमें प्योर वाटर मिलता जाएगा। ऑस्मोसिस में वाटर पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे, ऑस्मोसिस में कहां करेंगे, प्योर से डर्टी तक, बिकॉज ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेशन है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस करोगे तो डर्टी से प्योर वाटर की तरफ आ जाएंगे। दैट वाई इट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? हाँ सर, सर एक्चुअली सर प्रेशर ही तो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे डर्टी वाटर की साइड। हाँ, प्रेशर हम बढ़ा देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इस साइड पे लगा देंगे हम, तो इसलिए वापस चला जाएगा।
नेक्स्ट देखो बेटा, फिर ये हमारे काम क्या आएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पॉइंट भी, तो ये भी वही काम आएगा जैसे बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती थी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, determination of molar mass of solute, determination of molar mass of solute। solute का डिटरमाइन मास करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड, क्योंकि आप बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करते हो तो बहुत कम डिफरेंस आता है, और ये जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का क्लियर डिफरेंस आता है इसमें। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे, इक्वेशन है आपके पास, पाई इज इक्वल टू CRT, कॉन्सेंट्रेशन होता है पाई C नंबर ऑफ मोल्स अपॉन VRT, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, RT अपॉन V। तो आपको M डैश निकालना है तो कैलकुलेट कर लेंगे, M डैश इज इक्वल टू V सोल्यूट W सोल्यूट RT पाई इंटू V, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। जब भी आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट लाते हो तो वांटा फैक्टर में बात ध्यान रखना ही है आपको। क्या बात ध्यान रखना है कि भाई आप एक्सपेरिमेंटल निकाल रहे हो या आप थ्योरेटिकल निकाल रहे हो। तो ये फिर मैं बोल रहा हूं आपको, लास्ट वाले पॉइंट में बोलता हूं कि वांटा फैक्टर जब भी निकालना है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है एक्सपेरिमेंटल, तो वो होती है आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने किया था, मान लो आपको डेल्टा टी भी निकालना है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी बी वाली रखोगे तो के बी इंटू मोलिलिटी। जैसे आपने डेल्टा टी एफ निकाला, डेल्टा टी एफ आयोटा के एफ इंटू मोलिलिटी, तो ये वाली जो होती है थियोरेटिकल होती है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। ऐसे ही यू कैन से दैट अगर आप पाई निकालना चाहते हो एक्सपेरिमेंटल, तो पाई एक्सपेरिमेंटल आयोटा CRT, सिर्फ CRT थियोरेटिकल हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल निकल आएगा। हाँ, डेल्टा पी अपॉन पी नोट निकालते हो आप, डेल्टा पी अपॉन पी नोट निकालते हो तो आयोटा मल्टीप्लाई तो करो, लेकिन आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में करना है, आयोटा एन सोल्यूट, आयोटा एन सोल्यूट, क्योंकि मैथमेटिकली थोड़ा फर्क पड़ेगा, प्लस एन सोलवेंट। आयोटा जो होता है सोल्यूट का होता है, सोलवेंट का नहीं होता, तो आयोटा की मल्टीप्लाई अगर सारे के साथ कर दिया तो गलत आंसर आ जाएगा, तो उसमें आप ऐसे देना डेल्टा पी अपॉन पी नोट, आयोटा एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। और अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं निकालना, मोलर मास निकालना है, तो सिंस जब भी आप कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो तो मोलर मास के अपोजिट होती है सोल्यूट के, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आपने जो आयोटा इधर थ्योरेटिकल से मल्टीप्लाई किया था, तो मोलर मास जब भी निकालो आप, M डैश निकालो जब भी आप एक्सपेरिमेंटल, तो जो थ्योरेटिकल निकालते हो आप मोलर मास, उससे मल्टीप्लाई मत करना, अब की बार आयोटा का डिवाइड कर देना। तो इट इज द हिंट फॉर यू, जब भी आपको मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो पहले थ्योरी से निकाल लिया करो और बाद में आयोटा से डिवाइड कर दिया करो, वांटा फैक्टर से डिवाइड कर दिया करो, तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल आपके पास मोलर मास आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, और जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आयोटा मल्टीप्लाई करके करना है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल जो होती है आयोटा को मल्टीप्लाई करके आती है, इसलिए ऐसे लिखना है आपने। लेकिन मोलर मास डिटरमाइन करना है तो मोलर मास जो है फिर आप थ्योरेटिकल जो निकालोगे उससे आयोटा को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डिवाइड करोगे, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक थिंग और देखो आप, मैंने बोला है कि जब भी मोलर मास सोल्यूट का निकालना हो तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो यही होता है, बेस्ट मेथड जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इसको मेजर करना ईजी होता है। आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और भी है,
लेकिन आप जो मेजर करोगे वो इसी से करोगे आप। तो ये भी आप नोट दे सकते हो। बेस्ट मेथड फॉर determination of molar mass of solute is measuring of osmotic pressure. Measuring of osmotic pressure. It is easy method. Easy है and give clear results. क्योंकि जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट में देख रहे थे तो पॉइंटों में फर्क आ रहे थे, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो बहुत इजी है। जैसे इसमें आप एक यूज करते हो, अगर आपका प्रॉब्लम आ भी जाए, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए, जैसे एज एग्जांपल हम इसमें यूज जो करते हैं, इसके लिए जो यूज करते हैं वो हम करते हैं बर्कले हर्टले मेथड। बर्कले और हर्टले मेथड। बर्कले हर्टले मेथड में क्या होता है कि सपोज आइडिया बता देता हूं मैं, जैसे आपने एक यहां पर सॉल्वेंट ले लिया प्योर, एक ट्यूब ले ली, सॉल्वेंट ले लिया, यहां पर प्रेशर निकालने के लिए आपने मेजरमेंट करने के लिए बैरोमीटर ले लिया, यहां आपने सॉल्वेंट का जो लेवल है वो नोट कर लिया। ये ले लिया सॉल्वेंट, प्योर वाटर ले लिया जैसे, और बाहर की साइड आपने क्या ले लिया, इसकी बाहर ऐसे एपरेटस सा बना दिया, यहां सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या होगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वही जो आपका कॉपर फेरोसाइनाइड वाला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को मूव करने देगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल कहां से जाएगा, सॉल्वेंट से बाहर की साइड जाएगा। तो ये लेवल जो होगा इनिशियल से नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। तो ये डाउन हो जाएगा तो वापस यहां से प्रेशर लगा करके हम इसको वापस कर लेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर लेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर लेंगे, उससे हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके सिंपली आएगा कि जो है बर्कले हर्टले मेथड किसके लिए यूज होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। और स्पेशली इससे जो हम निकालते हैं, तो ये आपने कहा बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और वो सोल्यूट भी जनरली अगर आपके जो होते हैं जिनको आप बोलते हो पॉलीमर्स, पॉलीमर के लिए बेस्ट मेथड ये होता है, जो पॉलीमर का मोलर मास बताते हो वो इस मेथड से आप बताते हो। तो बर्कले हर्टले मेथड से हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो बेटा ये अपनी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी आप जो है मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट इज आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड देयर आर ओनली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी डाइल्यूट सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, second elevation in boiling point, third depression in freezing point, and fourth osmotic pressure. And best method to determine the molar mass of solute is the ये आपका जो अभी हमने लिया है osmotic pressure करना है आपने। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में यहां बता देता हूं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, उनके प्रॉब्लम भी अगर कभी बनते हो तो देखो एक्स्ट्रा नॉलेज में बिकॉज एक्स्ट्रा नॉलेज में एक आपका आता है बेटा हेनरी लॉ, और एक पॉइंट दे देता हूं मैं आपको। एक होता है आपका ए पॉइंट इस चैप्टर में, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ एक्चुअल में है क्या, यह है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर
on solubility of gases, effect of pressure on solubility of gases in liquid. किसी लिक्विड में गैस की सोलिबिलिटी कैसे देखते हैं, प्रेशर के थ्रू कैसे देखते हैं, उसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है हेनरी लॉ? स्टेट्स दैट amount of gas dissolved in given amount of solvent is directly proportional to the pressure applied on surface of solvent at given temperature। मतलब क्या कहना चाहता है वो देखो, वो कहता है किसी गैस को आप अगर डिसोल्व करते हैं, अमाउंट ऑफ गैस सपोज एम में, dissolve in given amount of solvent directly proportional to the pressure applied to the surface of solvent in given temperature। सपोज ये एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड में वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है बेटा देखो, मतलब नेचुरल एग्जांपल उठा रहे हैं, ऊपर बहुत सारी गैसेस अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और एटसेट्रा बहुत सारी गैसेस हैं आपके पास। अब कौन सी गैसेस कितनी डिसोल्व होगी इस वाटर में, फिक्स अमाउंट वाटर के अंदर, ये कैसे डिसाइड होगा? तो कोई भी गैस कितनी डिसाइड होगी तो उसका प्रेशर कितना है वो डिसाइड करेगा, कि ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है वो उसको डिसाइड करेगा, नाइट्रोजन का कितना प्रेशर है इसके अंदर डिसाइड करेगा। इसलिए हम बोलते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी गैस, जो उस गैस का प्रेशर होगा वो डिसाइड करेगा। तो एम इज इक्वल टू हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं के पी गैस, यहां पर के क्या है? कांस्टेंट है, जिसका यूनिट इसका मास डिसाइड करेगा, भाई किस यूनिट में आप लेते हो, कांस्टेंट है ये आपका। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरी टर्मिनोलॉजी में भी यूज करते हैं, हम अल्टरनेटिव पढ़ते हैं, हम नोट में लिखते हैं इसको अल्टरनेटिव। हम ये बोल देते हैं कि भाई कितनी गैस अंदर घुल गई है, तो बहुत सारी गैसेस घुल गई, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, बहुत सारा गैसेस अंदर चला गया इसमें वाटर के अंदर। सपोज हम पॉन्ड है, पॉन्ड का वाटर हम यूज करते हैं, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत सी चलेगी, तो किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा? जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसी का मोल फ्रैक्शन इसके अंदर ज्यादा होगा। तो उसको हम कैसे लिख लेते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to its partial pressure। रूल बहुत छोटा सा है बेटा, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी बड़ी बनती है इसके अंदर, छोटे से के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बनती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यस मैं कंप्लीट कर दूं फिर मैं सुनता हूं आपकी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ये पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, partial pressure of its mole fraction in solution। मोल फ्रैक्शन मतलब पार्शियल प्रेशर गैस का, देखो पी पे छोड़ा, पी पे वापस उठा रहा हूं फिर फार्मूला दूसरा, पी जो भी इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स गैस, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ज्यादा डिसोल्व होगी, तो P इज इक्वल टू, इसको हम के एच हेनरी कांस्टेंट कह जाते हैं, एक्स गैस। तो इस फार्मूले में बेटा क्या हुआ, जैसा प्रॉब्लम आपके पास आएगा
उस प्रॉब्लम से हम उसको सोल्व कर देंगे। देखो यहां पर जो है ये हेनरी कांस्टेंट है, और एक्स गैस जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है या सोलिबिलिटी ऑफ गैस है। तो ये तो यूनिट लेस होता है मोल फ्रैक्शन, और P का यूनिट KH, तो यहां पर हेनरी कांस्टेंट होगा, इसका यूनिट वही आएगा, ये यूनिट लेस है, प्रेशर के यूनिट में होगा इन यूनिट ऑफ प्रेशर। भैया आपके पास प्रॉब्लम ये आ सकता है ना कि ये फार्मूला लगाएं सर या ये वाला फार्मूला लगाएं, वो आपके डेटा से डिसाइड हो जाएगा। जब आपको हेनरी कांस्टेंट का यूनिट प्रेशर वाला दिया हो तो ये वाला यूज करना, प्रेशर इज इक्वल टू KH एक्स गैस। अब सपोज हमारे पास सेम प्रेशर है, तो ये हेनरी कांस्टेंट है, एक्चुअल में रियल कांस्टेंट नहीं है, ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। हेनरी कांस्टेंट नॉट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH is different for different gases, different for different gases, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू आती है। एट सेम प्रेशर, सपोज अगर मैं सेम प्रेशर ले लूं, देखो सपोज कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में हम सेम प्रेशर पर CO2 भी कोल्ड ड्रिंक में मिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस मिक्स कर रहे हैं, तो अगर हमारा सेम टेम्परेचर या सेम प्रेशर है, तो सेम प्रेशर होगा तो कैसे डिसाइड होगा, देखो सेम प्रेशर है तो P इज इक्वल टू KH हेनरी कांस्टेंट एक्स गैस। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, ध्यान देना इस पे। मैं कह रहा हूं ये चीज सेम है, ये सबकी अलग अलग है, तो जिसका ये ज्यादा होगा ये कांस्टेंट हो गया। मैथमेटिकली ध्यान दो, इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर जिसकी हाई होगी, जिसकी KH वैल्यू हाई होगी, उसकी X मतलब मोल फ्रैक्शन कम होगा, तो उसकी सोलिबिलिटी लेस होगी, लेस सोलिबिलिटी। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो बेटा कि आप एक सिंपली तो ये कह सकते हो कि जिसका प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जिस गैस का प्रेशर जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो सिंपल पॉइंट है, देखो कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक का जैसे ही माउथ आप ओपन करते हो गैस बाहर आ जाती है CO2, क्योंकि मशीनों से पहले हाई प्रेशर पर डिसोल्व कर दिया उसको, लेकिन जैसे प्रेशर ओपन किया तो गैस जो है अंदर से बाहर आ गई। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी गैस ज्यादा डिसोल्व होगी लिक्विड में, जितना प्रेशर कम करोगे उतनी कम होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हर एक गैस का अपना नेचर होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है हर एक गैस का, उसको बोलते हैं हम, ये आपका हेनरी कांस्टेंट। जितना हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा सेम प्रेशर पर उसकी सोलिबिलिटी लेस होगी। तो इसकी वैल्यू याद हो तो बेटर है, नहीं तो आप ये याद भी रख सकते हो। देखो ऐसे मैं एक आपको पॉइंट दे रहा हूं कि जैसे अगर आप देखो नॉट सोलिबिलिटी की बात करें तो हीलियम इनर्ट गैस है सबसे कम, उससे ज्यादा सोलिबिलिटी हाइड्रोजन की, बिकॉज इवन मोलर मास इसका ज्यादा है फिर भी इसकी कम होगी बिकॉज ये इनर्ट है। तो हीलियम से ज्यादा सोलिबिलिटी हाइड्रोजन की होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से ज्यादा CO की। इवन मोलर में मास दोनों का सेम है, देखो नाइट्रोजन भी 28 है, CO भी 28 है, बस इसमें थोड़ी पोलैरिटी आ जाएगी, प्लस माइनस बन जाएंगे। तो अगर मोलर मास सेम हो तो जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी उसका सोलिबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा आएगा, वाटर एक पोलर सोलवेंट है। और H2 और He में क्या रीजन है, ये इनर्ट है, इवन मोलर मास इसका कम है लेकिन ये इनर्ट गैस है, तो इसलिए क्या है कि हाइड्रोजन इनर्ट गैस है, इसका मोलर मास 4 होता है और इसका 2 आएगा, बट फिर भी हाइड्रोजन का सोलिबिलिटी ज्यादा होगा, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर CO। अब CO से ज्यादा देखो O2, बिकॉज O2 का मोलर मास फिर 32 आ जाता है, तो मोलर मास डोमिनेंट हो जाता है। तो मोलर मास से भी ज्यादा डोमिनेंट फिर पोलैरिटी होती है, फिर देखो आपका CO2 44 आ गया। बट अमोनिया फिर ज्यादा हो जाएगा, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पोलर हाईली पोलर मॉलिक्यूल, तो हाईली पोलर मॉलिक्यूल। तो ये ट्रेंड याद रखना है आपने, इसका मतलब इधर से इधर जा रहा हूं तो वाटर में सोलिबिलिटी
सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज हो रही है बेटा। इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट जो होगा सेम प्रेशर पर देखें तो इनका इधर डिक्रीज हो रहा होगा हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट से आप क्या देख सकते हो, प्रेशर का इफेक्ट देख सकते हो बेटा गैस के ऊपर कि वो लिक्विड में कैसे डिसोल्व होती है। जितना प्रेशर ज्यादा बढ़ाओगे उतनी गैस लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल होगी, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा। और दूसरी बात, जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। और ये बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं, कई जगह मोलर मास करता है, कई जगह पोलरिटी डिसाइड करती है। तो ओवरऑल ऑर्डर देखोगे आप तो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया आपको एग्जांपल, सोल्यूबिलिटी आप देख सकते हो इस तरीके से। तो क्लियर बेटा, कोई डाउट हेनरी लॉ के अंदर? हेनरी लॉ में किसी का प्रॉब्लम? मतलब यहां जो मैंने पॉइंट दिया, एक बच्चा बोल रहा था कुछ, क्या पूछना चाहता था वो? सर Clear हो गया ना? क्लियर। वो शायद वो कह रहे होंगे 2 बार लिख दिया होगा मैंने पार्शियल प्रेशर, है ना। तो हाईली पोलर मोलिक्यूल होगा, जितना पोलर मोलिक्यूल होगा उतना आप इसमें ज्यादा ये इस तरफ जा सकते हो। ये आपका हेनरी कांस्टेंट है। तो हेनरी कांस्टेंट के साथ बेटा ये आएगा तो आपका देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, जैसे आपका आप देखते हो ना, देखो इसके एग्जाम्पल जो आते हैं बोर्ड के अंदर आएगा तो कैसे आएगा, थ्योरेटिकल। जैसे हम कहते हैं कि पहाड़ों पर जाने लगते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो प्रेशर कम होने लगेगा, प्रेशर कम होने लगेगा तो ऑक्सीजन डिजोल्व कम होने लगेगी। दे सकते हो आप एट हाई एटीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाई एटीट्यूड में, हाई एटीट्यूड जाओगे तो प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेयर का कम होने लगेगा, तो ऑक्सीजन जो इन ब्लड जो जाएगी वो कम जाएगी, इसलिए हमें ब्रीथ बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करने लगते हैं, हम सांस तेज तेज लेने लगते हैं, ब्रीथ इंक्रीज हो जाती है। तो हाई एटीट्यूड में प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में कम हो जाता है, तो हमें तो उतना अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन का, तो ब्रीथ इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही आप देखो स्विमर जो होते हैं पानी के अंदर चले जाते हैं, इन सी वाटर, सी वाटर में जाओगे तो वहां तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन इन ब्लड इंक्रीज होने लगेगा, तो इसलिए हमें ब्रीथ अपनी कम करनी पड़ती है वहां जाकर। इसलिए आपने देखा होगा स्विमर बार बार जो होते हैं वो अपना फेस बाहर निकालते हैं। फिश को देखो, फिश भी वाटर के अंदर अपना फेस बार बार बाहर निकालती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट बैलेंस करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसे कई यूज जो एप्लीकेशन है वो हमारे हेनरी लॉज के अंदर है। आप एक चीज और देख सकते हो, टेम्परेचर का इफेक्ट। भाई आपका टॉपिक क्या हो गया कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर पर जनरली आप देखो, जैसे चाय बनती हुई देखी होगी आपने। सपोज आप चाय बना रहे हो, जब आप स्टोव से गर्म करना स्टार्ट करते हो तो देखो पहले फ्यूम्स ऊपर उठने लगते हैं, तो फ्यूम्स हैं क्या, गैस ही तो है वो। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो गैस क्या हो रही है, बाहर आ रही है, लिक्विड को छोड़ के जा रही है बाहर। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ऑन increasing temperature, generally not always, generally या mostly, generally mostly not always, on increasing temperature, on increasing temperature solubility of gas in liquid will be decrease। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, तो इसका मतलब हमें सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर कम करना होगा, सोल्यूबिलिटी आपको इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर कम करना होगा। कम करने का मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हेनरी लॉ में भी आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि हेनरी लॉ देखो, आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तो आएगी ना, तो हाई प्रेशर कर लोगे तो वेलिएट हो जाएगा, तो आपका
वायलेट हो जाएगा जो आपका हेनरीज लॉ है। तो हेनरी लॉ कब अप्लाई करते हैं? जब आपका लो प्रेशर हो, टेम्परेचर हाई हो, हाई टेम्परेचर पर, और गैस मिक्स नहीं होनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो हेनरी लॉज में भी आप ये पॉइंट दे सकते हैं, या आप ये वाला जो हेनरी लॉज किया था, तो यहीं पे आप ये पॉइंट दे सकते हैं कि भाई हेनरी लॉज एप्लीकेबल कब है। हेनरी लॉज कंडीशन आ जाए, हेनरी लॉज एप्लीकेबल एट नंबर लो प्रेशर, प्रेशर आपका हाई नहीं होना चाहिए बेटा, हाई टेम्परेचर मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, हाई बहुत हाई नहीं, हाई टेम्परेचर बट, एंड नो रिएक्शन ऑफ गैस विद लिक्विड। जिस लिक्विड में जा रहे हो, डाल रहे हो, उस गैस का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नो केमिकल चेंज। सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हो, नो केमिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए कोई। अगर केमिकल चेंज हो गया तो फिर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आइडियल बिहेव होना चाहिए, गैस सिर्फ सोल्यूबल होनी चाहिए। तो देन क्या कह सकते हो आप कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी गैस लिक्विड के अंदर ज्यादा डिजोल्व होगी, और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगी उतना गैस लिक्विड को छोड़ के बेटा बाहर निकलने लगेगा। तो लेकिन ये चीज हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। ये किस पर एप्लीकेबल है? अगर आपने हाई प्रेशर कर दिया तो सैचुरेशन आ जाएगा, फिर और चाहे कितना ही प्रेशर बढ़ाते जाओ अब गैस सोल्यूबल नहीं होगी, तो लो प्रेशर पर एप्लीकेबल है। टेम्परेचर क्या है, बहुत कम टेम्परेचर होगा तो गैस डिजोल्व ही नहीं होगी, इसलिए एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर पर हम इसको एप्लीकेबल करते हैं। दूसरी बात, हम सिर्फ सोल्युबिलिटी, वी want to see only the physical property, we want no change in the chemical property. So if a gas react with the liquid and or it undergo in chemical change like dissociation, association, then Henry laws is not applicable. So in these condition Henry law cannot be applicable. और solubility वाला देख लिया, हेनरी कांस्टेंट जिसका जितना कम होगा उसकी solubility उतनी ज्यादा होगी। और इसके बाद मैंने आपको टेम्परेचर का इफेक्ट दिया, तो दैट्स ऑल अबाउट द हेनरी लॉज। एक जनरली तो नहीं पूछा जाता है, आपके बोर्ड वगैरह में नहीं आता, कंपटीशन में, मेडिकल में नहीं, लेकिन कई बार एम्स में थोड़ा बहुत टच कर लेता है, तो वो पॉइंट मैं आपको दे देता हूं, वो भी एक्स्ट्रा जो है नॉलेज क्लाउड के अंदर ही है आपका। एज आई सेड यू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द बर्कले-हर्टले मेथड। सिमिलरली रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर आ जाए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर करवाया था कि बेटा ये मैंने आपको, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्योंकि 2-4 मिनट हैं तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय, इस मेथड का नाम है ओस्टवार्ड वाकर मेथड। सिर्फ नाम नाम आ जाए कभी, ओस्टवार्ड वाकर मेथड। आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मेजर करना है तो उस मेथड का नाम पूछा जाए तो नाम दे देना ओस्टवार्ड वाकर मेथड। इस ओस्टवार्ड वाकर मेथड में होता क्या है बेटा, देखो समझने की ट्राई करना। इसमें क्या करते हैं हम, ड्राई जो एयर है वो पास करते हैं, और ड्राई एयर जो पास करते हैं हम, पहले एक सॉल्यूशन लेते हैं, देखो यहां से चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म करूंगा अब मैं। सॉल्यूशन लेते हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस होता है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। फिर आगे जो हमारे पास नेक्स्ट एक सॉल्यूशन जो एपरेटस में रखते हैं हम,
वो रखते हैं प्योर सॉल्वेंट का। यहां जो हम रख देते हैं ये सॉल्यूशन रखते हैं क्योंकि सॉल्यूट भी है इसमें। सपोज इसका वेपर प्रेशर है PS। अब बेटा इसके साथ जो हम रखते हैं वो प्योर वाटर रख देते हैं, सपोज प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर, ये वेपर है पी नोट, लेकिन ये पी नोट जो होता है इससे ज्यादा होता है PS से, स्टार्टिंग में पढ़ा हमने। फिर हम क्या करते हैं, आगे एक एपरेटस जो होते हैं, इस एपरेटस को रख देते हैं हम, इसको सपोज वाटर ले रहे हो प्योर सॉल्वेंट, वाटर में यहां पर हम कैल्शियम क्लोराइड रख देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रख देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, इसके पास पावर होती है एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर होता है। अब यहां से हम क्या करते हैं बेटा, ड्राई आइस पास करते हैं, ड्राई एयर। और एयर जब ड्राई करेंगे तो यहां से जो ये मॉइस्चर है, मॉइस्चर तो वाटर का ही होगा ना, सॉल्यूशन भी किसका होगा, वाटर प्लस कोई सॉल्यूट होगा, वाटर प्लस सॉल्यूट। तो जितना मॉइस्चर किसी का प्रेशर बन सकता है उतनी मॉइस्चर वो उठा सकता है। तो जैसे ड्राई एयर पास करोगे आप, तो ड्राई एयर यहां से जाएगी और इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। कितनी कर लेगी, PS। अब जितना PS एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसके वेट में इतने का डाउन आ जाएगा। तो यहां हम कहते हैं, ये जो हमारे पास होता है, यहां जब ड्राई एयर पास होगी तो यहां कहते हैं हम लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। सपोज ये W1 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना लॉस होगा जितना इसका वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर टोटल कितना हो सकता है, PS। ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर ड्राई एयर यहां से जाएगी तो यहां से टोटल वेपर P नोट उठा सकती है, बट लेकिन PS तो उठा चुकी है, तो जितना डिफरेंस रह गया वो वेट यहां से उठाएगा। मतलब टोटल P नोट उठा सकता है वेपर। ये ध्यान देना, ये पॉइंट ध्यान देना बेटा, दिक्कत आती है क्लास में भी बच्चों को इस पॉइंट को देखने में, तो इसलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं समझाने का कि टोटल उठाएगा या PS। तो PS उठ चुका, ड्राई एयर इतनी मॉइस्चर उठा लेगा। अब यहां आएगा तो टोटल उठा सकता है P नोट, लेकिन PS तो उठा चुका है, तो यहां कितनी उठाएगा, जो रिमेनिंग है P नोट माइनस PS। तो वापिस यहां लॉस आएगा, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट। सपोज ये है W2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, PS। तो यहां से उठ गया, तो टोटल P नोट उठना है, तो P नोट में से PS छोड़ दो, तो P नोट माइनस PS, बाकी इधर से उठ गई। मान लो मैं कहता हूं कि टोटल यहां से 10 उठाना है, टोटल 10 उठाना है, और यहां से 8 उठ चुका है, तो 8 तो उठ ही चुका है, 10 उठाना है तो 2 ही यहां से उठाएगा। तो कैसे करेंगे, 10 माइनस 8, तो P नोट माइनस PS। और यहां आते आते जब ये ड्राई एयर आएगी तो कैल्शियम क्लोराइड को सारा ये जो है अपना मॉइस्चर दे देगी, एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर। तो यहां जो एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर आएगा, यहां आएगा गेन इन वेट, गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सपोज ये आ गया आपका, कुछ भी ले लो, जैसा एज्यूम करना है वैसा कर लो, W3। तो W3 क्या लिख सकते हो आप, W3 आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल लिख सकते हो P नोट, या क्या लिख सकते हो आप PS। यहां से बात वही आनी है, और दूसरे वाले से कितना है, P नोट माइनस PS। तो PS से PS कैंसिल होगा, तो P नोट ही रहना है, तो V3 गेन इन वेट आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना होता है, डेल्टा P अपॉन P नोट में, डेल्टा P अपॉन P नोट क्या चीज होती है, वो होता है P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। यही तो कैलकुलेट करना है, वो प्रैक्टिकली यहां से हो जाता है। P नोट माइनस PS यहां से आ जाएगा W2, या तो ले लो W2, W2 मतलब लॉस ऑफ वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और P नोट कितना है आपका, P नोट आपका आ जाएगा ये वाला W3, इससे निकाल लो, या किससे निकाल सकते हो। और अब वो जैसा डेटा दे रखा हो आएगा, तो सिर्फ आपका एम्स वाले प्रॉब्लम के लिए है ये। देखो P नोट माइनस PS ये रहा, और P नोट ये रहा,
फिर देखो पी नोट माइनस पी एस क्या लिख सकता हूं, W2। और पी नोट कहां लिख सकता हूं, पी नोट ये भी तो लिखा है मैंने, देखो पी नोट पी एस प्लस पी नोट माइनस पी एस। तो पी एस क्या है मेरे पास, ये रहा पी एस W1, और पी नोट माइनस पी एस W2। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो या तो इस फार्मूले से जो डेटा दे रखा हो या इस फार्मूले से। तो आप कैसे निकाल सकते हो पी नोट माइनस पी एस, दैट मेथड इज नोन एज, भाई सिंपल क्वेश्चन आया तो सिर्फ नाम पूछेगा आपसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो टिक कर देना ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड इज बेस्ड अपॉन दिस फार्मूला। तो ड्राई एयर पास करेंगे, टोटल ड्राई एयर मॉइस्चर उठा सकता है पी नोट, लेकिन पहले हमने सॉल्यूशन से पास कर दिया तो पीएस उठ गया, जो बाकी बचा हुआ पी नोट माइनस पीएस यहां से उठाएगा, इन दोनों जगह लॉस होगा और सारी मॉइस्चर इसको दे देगा, इसको गेन होगा। ये W1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएस है, W2 है पी नोट माइनस पीएस है, और W3 है पी नोट। W1 का मीनिंग आपने समझना है लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, और W2 का मीनिंग समझना है लॉस ऑफ वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और W3 का मीनिंग समझना है गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। यहां लॉस होगा दोनों जगह, यहां गेन होगा। तो आपको निकालना है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, तो W2 अपॉन W3 कर दो, W2 अपॉन W3 मतलब लॉस ऑफ वेट ऑफ, लॉस ऑफ वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय W3, W3 मतलब गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये वही बच्चे यूज करना है इसको, जो मैं लास्ट वाला पॉइंट बताया, जो एस्पायरेंट हो, जिसको एम्स का एस्पायरेंट हो, आगे देना हो, एग्जाम के बारे में सोच रहा है, वही, बाकियों के लिए जरूरत नहीं है, वो इतना याद कर लेना ओस्टवाल्ड मेथड। और पी नोट माइनस पी एस निकालना हो तो फिर इससे निकाल सकते हो। इसमें कैसे निकालोगे, W2 इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, W2 आ जाएगा, नीचे लॉस ऑफ वेट इसका और लॉस ऑफ वेट दोनों सम कर देना। समझ गए, कोई डाउट बेटा इसमें? तो लास्ट में मैंने एक चीज और बता दी आपको कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है ओस्टवाल्ड वाकर मेथड, उसका फार्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी नोट कैलकुलेट करने का, लॉस ऑफ वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, या लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और इसका यूज कर लेंगे। क्लियर बेटा? तो ये सारा जो है आपका इस चैप्टर में है, इसमें इसके बाद कोई बट इफ नहीं बचता कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ जाए, यू आर एबल टू सोल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब ये डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करोगे उस चीज पे डिपेंड करेगा। क्लियर? गिव मी रिस्पॉन्स। सुन रहे हो बेटा मुझे? क्लियर है ना? अगली क्लास में कौन सा हाँ। चैप्टर शुरू करेंगे सर? अभी चैप्टर शुरू कर लेंगे, कोई भी कर लेंगे बेटा, वो कर लेंगे पहले। सॉलिड स्टेट तो अभी सिलेबस में डाला नहीं है आपका, इसलिए मैं अभी उठा नहीं रहा उस चैप्टर को। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स उठा लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कर लेंगे। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो। अच्छा एक सेकंड, छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी बस। हाँ हाँ हर्ष कर लो। कोई लेफ्ट नहीं होगा, मेरे को अनाउंसमेंट करनी है अभी, पहले सर की बात सुन लीजिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, मैं आपको ये कह रहा था कि नेक्स्ट जो है क्लास के अंदर मैं डीपीपी सोल्व करूंगा और आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो डीपीपी